वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे बलबन। बलबन जो कि गुलाम वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बलबन का पूरा नाम क्या था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। आप याद रखिए, गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम। दूसरा प्रश्न बन सकता है, बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1265 से 1286। अब इसका प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क था। जैसा हमने पहले भी हम लोगों ने जाना है इस बारे में कि गुलाम वंश में भी 3 प्रकार के, जो राजाओं का जो अपना व्यक्तिगत वंश था उसके आधार पर 3 प्रकार के शासक हुए थे, जिसमें कुतबी, शमसी और इलबरी था। तो बलबन इलबरी तुर्क था। बलबन का जो अपना व्यक्तिगत था, कौन सा तुर्क थे, किस प्रकार के, तो इलबरी तुर्क। बलबन इलबरी तुर्क थे। ये भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बचपन में बलबन को क्या हुआ था, मंगोलों ने पकड़ लिया और उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया था। लेकिन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण वह निरंतर प्रगति करता गया। और इल्तुतमिश के समय, जब इल्तुतमिश सुल्तान थे, उन्होंने शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के 40 तुर्क अमीरों का एक दल बनाया था, जिसे चालीसा दल कहते थे, या तुर्कान ए चहलगामी भी इसे कहा जाता था। चालीसा दल जो बनाया था 40 महत्वपूर्ण सरदारों का, उसमें से बलबन भी एक था। और बलबन इसी 40 जो सरदार थे इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर हुआ करता था। और बनने के बाद उन्हें अपना काफ़ी प्रभाव स्थापित किया। और कहा जाता है कि जो रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो उसको अबदस्त करने के लिए सभी जो सरदारों ने षड्यंत्र रचा था उसमें बलबन भी था। यानी रजिया को पद से हटाने में बलबन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस काल में उसका प्रभाव भी काफ़ी बढ़ गया। और रजिया के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, इसमें एक शासक है नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन जब सुल्तान बने उसके काल में बलबन सबसे ज़्यादा प्रभावी हो गया। बलबन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नासिरुद्दीन जब सुल्तान बने उसके समय हुआ। और इस प्रभाव के कारण नासिरुद्दीन का जब कोई संतान नहीं था, और बाद में बलबन ने अपने पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन से कर दिया था। और जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उनका कोई पुत्र नहीं था या उनका कोई संतान नहीं था। इसके कारण उनके जो ससुर थे बलबन उसका उत्तराधिकारी बना और उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान तो वो बन गए, लेकिन उस समय जिस प्रकार के कमज़ोर शासक गद्दी पर बैठे थे, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी, उन समस्याओं का समाधान करना बलबन के लिए बहुत ज़रूरी था। प्रारंभिक समस्याओं को देखेंगे हम लोग और उसका समाधान कैसे किया। और जो ताज यानी शासक जो सुल्तान थे, ताज मतलब हो गया सुल्तान, की शक्ति तब प्रतिष्ठा में वृद्धि। क्योंकि रजिया के बाद जो भी छोटे मोटे हुए शासक, ये सारे अयोग्य थे। और यहाँ पे सरदारों की तूती बोलते, तुर्क अमीरों की तूती बोलती थी, और एक तरह से कठपुतली शासक हुआ करते थे। तो सबसे पहले बलबन को सुल्तान की इस कठपुतली वाली छवि को बदलना था और एक ताकतवर, एक मजबूत सुल्तान की छवि को बनाना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण राज्य का वैभव छीन हो चुका था, खत्म हो चुका था, और चारों ओर अव्यवस्था का माहौल था। इसीलिए ताज की प्रतिष्ठा, ताज मतलब है सुल्तान, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में भय स्थापित करने के लिए गद्दी पर बैठते ही बलबन ने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया कि साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसको लगता था कि साधारण लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट रखेंगे तो सरदार उनका वैल्यू नहीं देंगे, उनका महत्व कम हो जाएगा। तो वह सुल्तान के महत्व को बढ़ाना चाहता था, ताकि लोगों को लगे कि सुल्तान बहुत बड़ा पद होता है। क्योंकि बीच में जो भी कमज़ोर शासक उन्होंने सुल्तान को वैल्यू देना बंद कर दिया था। इसके साथ ही राजत्व के देवीय अधिकारों पर बल दिया। बलबन ने जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया वो था राजत्व, यानी राजा के समय देवीय अधिकार, कि राजा को देवीय शक्ति प्राप्त है।
इसीलिए वह आम इंसान से दूर है और दरबार में अपने आप को श्रेष्ठ और अपने आप को बहुत ऊंचा सिद्ध करने के लिए उन्होंने ईरानी तौर तरीकों को अपनाया। कौन से तौर तरीकों का अपना? ईरानी, जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रथा का उन्होंने स्टार्ट किया अपने दरबार में। वो था सिजदा, सिजदा करना है, यानी अगर दरबार में आप आते हैं आपको बलवन को क्या करना था? सिजदा। सिजदा मतलब दंडवत, एकदम पूरी तरह दंडवत होकर आपको प्रणाम करना है। और पाबोस यानी कदम को उसके चूमना है। दो प्रथा चलाई, सिजदा और पाबोस। ये प्रश्न भी आता है, सिजदा और पाबोस किस सुल्तान ने चलाया था? तो बलबन ने। और सिजदा और पाबोस किस प्रकार की परंपरा थी? तो ईरानी परंपरा थी। इसी को उन्होंने यहाँ पे लागू हुआ। तो अभी हम लोगों ने पहले ही देखा है कि इल्तुतमिश के समय 40 सरदारों का एक समूह बना था जिसे तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल कहा जाता था, और बलवन भी उसका मेंबर हुआ करता था। तो बलवन को पता था ये जो चालीसा दल है ये सुल्तान के खिलाफ अक्सर षड्यंत्र रचते रहते हैं और उसके शक्ति को कम करना चाहते हैं। इसीलिए बलवन ने पहला जो प्रयास किया कि इस सिस्टम को ही ख़त्म किया जाए। इसीलिए इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल बलवन के काल तक आते आते क्या हो गया? काफ़ी निरंकुश, महत्वाकांक्षी और काफ़ी प्रभावशाली हो चुका था। अतः वे सुल्तान यानी बलबन के मार्ग के बाधा बन चुके थे। इसीलिए बलबन ने सुल्तान के पद को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से इन अमीरों को क्या किया? छोटे छोटे अपराध के लिए भी कठोर दंड दिए। इस प्रकार उसने कपट और बर्बर तरीके से चालीसा मंडल को समाप्त कर दिया। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, चालीसा मंडल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश। चालीसा मंडल को समाप्त किसने किया? तो बलबन। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी शक्ति पर कोई अंकुश ना रहे। उसके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए। इन सारे विद्रोहों को दबाया। सबसे पहले मेवाती जो गुंडे हुआ करते थे, लूट मार करते थे, उसके विद्रोह को उन्होंने दबाया, सेना को प्रशिक्षण दिया और उसके खिलाफ उन्हें भेज दिया। इसके साथ ही बंगाल में तुगरिल खां ने अब खुद को स्वतंत्र घोषित कर विरोध कर दिया, और इसीलिए बलबन ने बंगाल पर भी आक्रमण किया और तुगरिल खां को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी प्रकार जो उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, उलेमाओं को राजनीति से पृथक किया। जो कि मुसलमानों के धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उसको उलेमा कहा जाता था। तो उलेमाओं को रणनीति से पृथक रखा, यानी उसे राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया। बलबन से पूर्व जो भी शासक हुआ करते थे, उसके काल में उलेमाओं का राजनीति में बहुत बड़ा महत्व था। बलबन में सत्ता आने के बाद दबाव एवं अनावश्यक हस्तक्षेप खत्म कर उससे सलाह लेनी बंद कर दी। धीरे धीरे क्या हो गया? उनके राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई, यानी उलेमाओं को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, इसे हम लोग देखते हैं। बलबन ने अपने राजत्व के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। आज सबसे पहले समझेंगे राजत्व क्या होता है, तब समझेंगे राजत्व का सिद्धांत। तो राजत्व से तात्पर्य वैसे सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यों से है जिन्हें सुल्तान अपने प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। यानी राजत्व क्या है? राजत्व है एक सिद्धांत, नीति या कार्य जिससे सुल्तान अपने प्रभुसत्ता, अधिकार या शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता है। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संबंध में के निजामी, इतिहासकार है के निजामी, याद रखिएगा। के निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिन्हें राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट से रखे थे। यानी बलबन एक अकेलौता शासक था जिन्होंने अपने राजत्व सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट कर रखा था, ताकि सबको पता चले बलबन का क्या सोचता है राजत्व के बारे में। इसके साथ ही देवीय सिद्धांत का समर्थन किया। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था उसमें देवीय सिद्धांत को इन्होंने समर्थन किया। बलबन ने राजा के देवीय अधिकार का समर्थन किया और बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की। देवीय अधिकार यानी उनका कहने का मतलब था राजा में देवीय शक्ति है, वो आम इंसान नहीं है, उसे ईश्वर ने शक्ति देकर भेजा है।
यानी राजा में देवीय शक्तियां हैं। पहला 1996 में। दूसरा कहा राजा को जिल इलाही, राजा धरती पर ईश्वर की छाया है, ईश्वर तो आकर सबका सेवा नहीं कर सकते हैं, तो ईश्वर ने छाया स्वरूप राजा को, सुल्तान को भेजा है आपकी सेवा के लिए, यानी जिल इलाही की उपाधि धारण की। जिल इलाही का तात्पर्य ईश्वर की छाया। आपसे पूछा जाएगा बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल इलाही। और जिल इलाही का क्या तात्पर्य है? तो ईश्वर की छाया। बलबन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया सुल्तान की शक्ति का आधार जनता तमीर वर्ग नहीं है। बलबन ने अपने शासनकाल में यह भी प्रमाणित कर दिया कि सुल्तान को तो जो ताकत, जो शक्ति मिली है वो किसने दिया? ईश्वर ने, क्योंकि वो ईश्वर की छाया है। अर्थात जनता और अमीर से उसे ये ताकत नहीं मिली, उसे ईश्वर से मिली है। बलबन ऐसा दावा करता था। इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, कुलीन साबित करने के लिए खुद को शाही वंशज होने का दावा किया। उन्होंने स्वयं को फिरदौसी जो के लिखी हुई शाहनामा में एक वंशज है, प्रतिष्ठित वंशज अफरासियाब, उन्होंने कहा कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ और कुलीन वर्ग से आता हूँ। इसके साथ ही बर्नी, जो इतिहासकार बर्नी है, उन्होंने बलबन के बारे में लिखा और कहा है कि बलबन कहता था, बलबन क्या कहता था उसको सुन लें, ये प्रश्न भी आया हुआ है। जब मैं किसी निम्न कुल यानी छोटी जाति में उत्पन्न किसी हेय व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों से अंगारे फूट पड़ते हैं, क्रोध से मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। यानी बलबन ऊंच और नीच का भेदभाव को काफ़ी उन्हें बढ़ा दिया था। खुद को श्रेष्ठ करने के लिए और निचली जातियों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये कथन बलबन के बारे में कहा है बर्नी ने। तो बलबन इस तरह की बातों को सोचता था। आपसे बहुत सारे आप देखेंगे एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, यह किसका कथन है? जब मैं किसी निम्न कुल के उत्पन्न है व्यक्ति को देखता हूँ और अंगारे फटने लगते हैं और मेरा क्रोध से मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है, ये बलबन का कथन है। जिससे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। इसके साथ में सेना का भी गठन किया, और सेना को गठन जो किया उसके लिए उन्होंने एक अलग विभाग भी बनाया, अलग विभाग बनाया। और जो बूढ़े सैनिक थे, जो बूढ़े सैनिक थे, वृद्ध थे, बीमार थे, उनको सेवा से मुक्त कर दिया और उसके लिए उसे पेंशन दिया, खाने पीने रहने के लिए, और एक मुश्त कुछ पैसे भी दिए ताकि उसका जीवन चल सके। लेकिन जो सैनिक बूढ़े थे, बीमार थे, उन्हें सेना से निकाल दिया और एक मजबूत सैन्य व्यवस्था कायम किया। इसके साथ ही उन्हें सेना में जोश भरने के लिए क्या किया? सेना का वेतन बढ़ा दिया। जो सैनिक सेवा लायक नहीं थे उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। कहा कि आप आराम से घर में रहिए, आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन आप सेवा में नहीं रहेंगे। सैन्य विभाग के लिए अलग विभाग बनाया, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज का गठन किसने किया? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो बलबन। तो दीवान ए आरिज का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सैन्य व्यवस्था से। दो चीज़ों को यहाँ पे याद रखेंगे। और जो पहला जो दीवान ए आरिज बनाया गया उनका नाम था इमाद उल मुल्क, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बलबन के काल में बना पहला दीवान ए आरिज कौन था? इमाद उल मुल्क। इसके साथ ही मंगोलों के खतरों से निपटने के लिए बलबन ने क्या किया? सीमांत किसानों पर किलों की कतार बनवाई, किले गड़वा दिए, ताकि जो मंगोल का खतरा है उससे निपटा जा सके। और मंगोलों से लड़ते हुए ही उसके पुत्र शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, और इसके कारण बलबन को काफ़ी आघात पहुंचा और मंगोलों से लड़ते हुए उसके बड़े पुत्र शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई। और शाहजादा मोहम्मद की मंगोलों युद्ध के दौरान जब मृत्यु हुई तो उस समय मंगोल नेता थे तैमूर खां। तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ने 1285 में अटैक किया था, और इसी के साथ लड़ते हुए शाहजादा मोहम्मद जो कि बलबन के पुत्र थे उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही बलबन ने एक गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था, ताकि पूरे शासन व्यवस्था में क्या कहाँ हो रहा है इस पर नियंत्रण स्थापित किए, सूचना मिल सके। इसके लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था वरीद ए मुमालिक, इसको बोलते थे गुप्तचर विभाग। यानी बलबन के काल में दो प्रकार के विभाग बने, दीवान अर्ज और वरीद ए मुमालिक।
दीवान अर्ज सैन्य व्यवस्था से था और बरीद ए ममालिक गुप्तचर व्यवस्था से था। और जो गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे उसे बरीद कहा जाता था। गुप्तचरों द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण समाचार सुल्तान के पास पहुंचते थे। जो गुप्तचर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे कठोर दंड भी दिया जाता था। गुप्तचरों को नगद वेतन दिया जाता था और वे सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे, और किसी के नियंत्रण सीधे सुल्तान के नियंत्रण में, और उसका वेतन भी नगद मिलता था। इसके साथ ही हम लोग अब देखेंगे गुप्तचर का गठन हो गया। इसका उसकी न्याय व्यवस्था, निश्चय ही बलबन की न्याय व्यवस्था शानदार तरीके से थी। वह बिल्कुल सही न्याय करते थे, दोषी को सजा देते थे, और उसकी न्याय व्यवस्था के कारण वह अपने जनता के बीच काफ़ी न्यायप्रिय था और जनता के बीच काफ़ी उनका सम्मान था। उसकी न्यायप्रियता में लोगों को विश्वास था। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर थी और गैर पक्षपातपूर्ण थी, किसी के पक्ष में नहीं थी। अपराधियों को वह बर्बरतापूर्वक दंड देता था। सुल्तान अपराधों से संबंधित मामलों का न्याय स्वयं करता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लोह संबंध की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। रक्त एवं लोह नीति में क्या होता है, विद्रोह अगर कोई किया है तो उसकी हत्या कर दी जाती थी और एक स्त्री जो और बच्चे को बंदी बनाकर उसे दास बना लिया जाता था। जैसा कि हमने पहले भी हम लोगों ने देखा, शाहजादा मोहम्मद जो कि बलबन का पुत्र था, उनकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। तो इसी शोक में, इससे इतना आघात पहुंचा उसे, इसी शोक में बलबन की 1286 में मृत्यु हो गई। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई पुत्र शोक में। शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा था और इसी सदमे में वे चल बसे। इसके साथ ही बलबन की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि जनता उनकी न्यायप्रियता में इतनी विश्वास करती थी कि 40 दिन शोक मनाया, अपने कुर्ते फाड़ दिए, अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने आप को दंड देने का प्रयास किया, और 40 दिन तक इन्होंने शोक मनाया। आपसे पूछा जाएगा कि सुल्तान के मृत्यु के बाद जनता ने 40 दिन शोक मनाया, काला कपड़े पहनकर 40 दिन शोक मनाया गया था, और यह बलबन की मृत्यु पर मनाया गया था। बलबन की मृत्यु कब हो गई? 1286 में। तो बलबन से संबंधित सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बलबन से जो भी प्रश्न आएगा आप उसे कर पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।